हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आप पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल का टॉपिक एरिया, और उसके अंदर हमने पढ़ा है सबसे पहला टॉपिक आयत रेक्टेंगल, दूसरा हमने पढ़ा है स्क्वायर वर्ग, और तीसरा अब शुरू कर रहे हैं हम ट्राइंगल वाला टॉपिक। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। रोज शाम को 8 बजे मेरी मैथ्स की क्लास आती है और 9 बजे जो है वो रीजनिंग की क्लास आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास ट्राइंगल। तो सबसे पहले देखो ट्राइंगल के बेसिक जो सवाल है, पहले बेसिक सवाल पे आते हैं। तो छोटे छोटे सवाल अगर मैं ले रहा हूं, और सबसे ज्यादा ट्राइंगल पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो है इक्विलैटरल ट्राइंगल, बोले तो समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज को मैंने लास्ट में रखा है ताकि उसके सबसे ज्यादा सवाल है तो उसको अपन बाद में करेंगे। पहले जो दूसरा ट्राइंगल है उन सबको पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा है एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज यहां जानना, इंग्लिश में सब लिखा हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर है तथा उसका कर्ण 13 मीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, इससे पहले बेसिक चीजें अगर और देखी जाए तो सबसे पहले ये कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, तो एक एक चीज मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। तो सबसे पहले आता है कि समकोण त्रिभुज का एरिया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां पर ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक सेकेंड पेन। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका जो एरिया निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, मतलब आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, बेस हो गया ये और मल्टीप्लाई हाइट हो गई ये। ठीक है, इस हिसाब से अब देखा जाए तो समकोण त्रिभुज जानना, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आएगा तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो बनता है उसके अंदर पाइथागोरस ने एक रिलेशन दिया हुआ है। और पाइथागोरस ने जो रिलेशन दिया था वो कहा था कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, अब उसके सेट आपके बहुत काम आएंगे, और ये सेट मैंने ऑलरेडी रेक्टेंगल आयत के अंदर पढ़ाए थे जब मैंने डायगोनल पढ़ाया था तब। अब जिनको नहीं याद हो उनको एक बार मैं बता देता हूं ताकि आपका काम बहुत आसान हो जाए। तो एक तो होता है बेस आधार, फिर एक होता है परपेंडिकुलर लंब, और तीसरा होता है कर्ण हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहां से मैं आपको सेट लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। तो देखो यहां पर है 3, फिर 4 और 5। 3 और 4 कभी भी लंब आधार आ जाए तो उसका कर्ण हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, इसलिए आप ये सेट याद कर लेना। मैंने रेक्टेंगल के टाइम भी बोला था कि याद कर लेना, बहुत काम आएंगे। फिर इसका अगर मैं डबल करता हूं, जैसे 6 है, ये 8 है और ये 10, तो 6 और 8 अगर लंब आधार हो तो उसका कर्ण कितना होगा, 10 ही होगा। उसके बाद आते हैं 9, ये 9 है, ये 12 है और ये 15, मतलब 9 और 12 अगर लंब आधार हो तो उसका कर्ण 15 ही आएगा। मतलब मैंने क्या किया, इसका 2 गुना किया है, इसका 3 गुना किया है, तो ऑलरेडी सेट बन गए। अब दूसरे सेट, और चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं दूसरे सेट के लिए। यहां से आता है 5, फिर 12 और 13, 5 12 13। ठीक है, चलो और कलर चेंज, 8 15 17, आपको एक 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 नया दिखे, 8 15 17। देन आता है यहां से, चलो और देखते हैं, और कलर दूसरा लेते हैं, 8 15 17। उसके बाद आता है 7 24 25, 7 24 25। देन और 7 24 25। उसके बाद अगला सेट है आपका 20 21 29, 20 21 29। देन सेट आता है आपका 9 40 41, 9 40 और 41। ठीक है, जो ज्यादा काम आते हैं उनकी बात कर रहा हूं। और फिर ले लेते हैं एक, जो यहां से देख लेते हैं एक और, जो मतलब सेम भुजा अगर हो तो क्या होता था, सेम भुजा। अच्छा, वैसे सेट देखो आपको वापस मैं बोल के बता देता हूं, 3 4 5 6 8 10 9 12 15। ठीक है, ये तो हो गया इसकी वजह से। 5 12 13, 5 12 13 का बहुत काम पड़ने वाला है। 8 15 17, 7 24 25, 20 21 29, 9 40 41। उसके बाद आगे अगर सेट और बढ़ोगे तो जैसे सेम अगर मैं रखता हूं कि ये 5 है और अगर ये भी 5 हो जाए तो इसका आंसर कितना होगा, ये आएगा 5√2। तो ये 5 है, ये 5 है, तो ये कितना होता है, 5√2 होता है। ये है लंब आधार कर्ण के सेट, जिनको अगर आपने याद कर लिया तो मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर में इनका काम पड़ता रहेगा और आपसे ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेट आपको जरूर याद रखने हैं। अब यहां पर आते हैं कि इसका एरिया, क्षेत्रफल, पेरीमीटर जो भी पूछे, अब वो क्या होगा। तो देखो यहां से दिया है 1/2 बेस। अब बेस कितना है, तो बेस यहां पर कितना दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज का आधार की लंबाई है 5, तो यहां पर दे रखा है ये 5।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया, कर्ण 13। अब देखो हाइपोटेन्यूज दिया है ये वाला, ये कितना दिया है 13, और हमें रिक्वायर क्या है, आधार इंटू ऊंचाई, तो बेस मल्टीप्लाई हाइट की जरूरत है। अच्छा एच का मतलब हाइट, ये मत समझना आप, एच का मतलब है ऊंचाई, हाइट, हाइपोटेन्यूज को एच मत समझना, वो नहीं है, ठीक है। ऊंचाई मतलब इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लंब, ठीक है। तो ये P का मान है परपेंडिकुलर। तो अब ये यहां पर हमें अगर ऊंचाई की जरूरत है, जबकि दे क्या रखा है, बेस और कर्ण दे रखा है। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता है ये वाले सेट, वो क्या करेंगे, सबसे पहले लंब ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाएंगे कि यहां पर लंब ज्ञात करना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस तरह से नहीं करो, सीधा सा सेट देखो, इसमें से कौन सा सेट उठा रखा है, एक है 5, एक है 13, 5 और 13 ये यूज हुआ है, इसका मतलब सेट कौन सा काम आया, 5 12 13 वाला, 5 12 13। तो अगर ये 5 है ये 13 है, इसका मतलब फिक्स है कि यहां पर 12 आएगा, ठीक है। आपको कहीं फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वरना अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा कि कर्ण का स्क्वायर करो माइनस आधार का स्क्वायर करो। तो कर्ण स्क्वायर करेंगे तो कर्ण कितना हुआ दोस्तों, 13 है। अब 13 का स्क्वायर करो, फिर आधार कितना है, 5 का स्क्वायर करो। अब 13 का स्क्वायर कितना हुआ, 169 माइनस 25, तो यहां से माइनस 25 इक्वल टू कितना होगा, 144, 144 इक्वल टू कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये यहां से 12 आया। अब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी अगर आपको ये सेट याद था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या है, 1/2 इंटू आधार। अब आधार तो पता है 5, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमारी आ गई 12, ठीक है। ये हो गया आधार इंटू ऊंचाई। अब यहां से आगे सॉल्व करें तो 2 से कट गया 12 कितनी बार, 6 बार, और यहां हो गया 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 कितना, 30। और ये सवाल जो है किस में चल रहा है, मीटर में, तो 30 क्या आएगा, मीटर, और मीटर के ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये हुआ इसका क्षेत्रफल। तो यहां से यहां पर ये है आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और ये हो गया क्षेत्रफल। डन। तो यहां से आपको ध्यान ना है, लंब आधार कर्ण के सेट याद कर लेना, बहुत काम आएंगे। क्लियर। चलो बढ़े अगले सवाल पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल, अगला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत परपेंडिकुलर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक दूसरे के लंबवत इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। सबसे पहले ये देखो कि ये लंबवत वाला जो केस है वो कैसे, मतलब परपेंडिकुलर कौन सी होती है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन सी है, तो ये देखो, ये इधर से इधर आ रही है तो यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, ये इधर से इधर आ रही है तो इसके ऊपर 90 डिग्री यहां बन रहा है। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो लंबवत का मतलब है इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। अब आगे समकोण जो लंबवत जो भुजा है वो एक 15 है और दूसरी 8 है, तो इसको मान लो 15, तो ये हो गया यहां पर 8, ठीक है। ये हो गया 8 और 15। अब आप देखो यहां से हमें निकालनी ये भुजा, और ये भुजा कौन सी है, कर्ण भुजा है, तो ये कर्ण ज्ञात करना है। और अभी अभी जस्ट आपको मैंने बताया था, पहले सेट बताए थे, और वो सेट थे यहां पर ये, कि अगर कभी 8 और 15 लंब आधार हो जाए तो उसका कर्ण कितना आएगा दोस्तों, 17 आएगा, तो उसका कर्ण 17 आएगा। तो यहां से 8 और 15 है तो इसका कर्ण 17 हो गया। अब सोचो आपके, अगर जिनको सेट याद है उनके लिए काम कितना आसान है। तो यहां से पूछा है इसका परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, तो हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। और पेरीमीटर ध्यान ना, कभी भी ये मत सोचना कि पेरीमीटर का फॉर्मूला तो लिखवा ही नहीं। पेरीमीटर परिमाप का मतलब सीधा सा होता है बाउंड्री। इसका मतलब है जो भी आपकी डिजाइन है, आकृति है, उसके डायग्राम है, उसके बस आप बाउंड्री बना दो कितनी है। तो बाउंड्री का मतलब हो गया 8 एक भुजा है, दूसरी 15 है और तीसरी 17 है, ठीक है। 8 15 23 23 और 17 कितना हो गया, 40 40। और किस में चल रहा है सवाल, सेंटीमीटर, तो 40 क्या आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर 40 सेंटीमीटर। क्लियर। ये हो गया परिमाप 40 सेंटीमीटर। ये हो गया डी ऑप्शन आपका। डन। बढ़े आगे। तो यहां से जब भी कुछ दे रखा हो बस ध्यान रखो, बेसिक चीजें पकड़ो कि आपको यहां फॉर्मूले याद है या नहीं है उसके लिए। चलो अगला देखो, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 1176 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो आपको एरिया पहले से गिवन है और आधार और संबंधित ऊंचाई। अब देखो यहां सिर्फ त्रिभुज लिखा है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अभी हमने देखा था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर सिर्फ त्रिभुज बोले, जैसे मान लो अगर ये ट्राइंगल है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहां लिख देता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओनली एरिया ऑफ ट्राइंगल बोले दोस्तों, तो उसका क्षेत्रफल कुछ और नहीं, वो यही है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई।
अब आते हैं कि यहां पर आधार और ऊंचाई से क्या मतलब है। तो आधार और ऊंचाई से मतलब ये तो हो गया बेस आधार, ठीक है, और ये जो है सेंटर में जो परपेंडिकुलर हम लंब डालेंगे इसे कहते हैं ऊंचाई। तो ये हो गया आधार और ऊंचाई। तो यहां पर बोला है कि आधार और ऊंचाई जो है वो किस अनुपात में है, 3:4 में। अब 3:4 है। आपने अनुपात में पहले भी पढ़ा होगा कि जब भी कभी अनुपात, रेक्टेंगल, आयत में मैंने अच्छे से पढ़ाए थे ये सब, कि अगर अनुपात दे रखा है इसका मतलब ये डायरेक्ट आंसर आपका आधार और ऊंचाई का नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहां से इसके साथ लगा दो x, मतलब ये ले लो 3x और 4 वाले को लिख दो 4x। अब x क्यों लगाया है, क्योंकि x वो नंबर है जो 3:4 में हट चुका है, मतलब कॉमन नंबर को हटाने के बाद अनुपात बनता है। जब भी कोई नंबर हो, जैसे आप देखो 16 और 20 है, अब 16 और 20 का अगर मैं अनुपात बनाऊंगा तो 16 और 20 अभी नॉर्मल संख्या है, ठीक है, अगर मैं 16 और 20 का अगर अनुपात बनाता हूं, ये है 16 और 20 दो संख्या है, अगर मैं इनके बीच में अनुपात लगाऊंगा तो इसका मतलब मैं कॉमन संख्या हटा दूंगा। अब दोनों में किसका भाग जा रहा है, 4 का, तो ये आया 4 और ये आया 5, यहां से ये कट गया। अब 4:5 अनुपात है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहां से कॉमन हटा दिया। अब जब कॉमन संख्या जो आपने हटाई है अगर वो वापस आ जाएगी तो 16 और 20 आपके पास आ जाएगा। अब वो संख्या कौन सी है हमें नहीं पता हो तो हम लिखेंगे 4x है और ये क्या लिखेंगे 5x, ताकि इसको हम संख्या बोल सकें कि एक 4x और दूसरी संख्या क्या है 5x। क्लियर। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, किसी x का गुणा करवाते हैं। अब 3 का 3x, 4 का 4x, ये हो गई क्या, हम इसको क्या मानेंगे आधार, तो ये क्या हो जाएगी ऊंचाई, जो दे रखा है आधार और ऊंचाई, ठीक है। अब सवाल में देखो तो दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मैं यहां पूरा लिख देता हूं, 1/आधार 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई इक्वल टू कितना है 1176, ठीक है। अब 1/2 का 1/2 हो गया, फिर आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार कितना लिखना है, जैसे 3x है, ऊंचाई कितनी है ये 4x है, और इक्वल टू कितना हो गया 1176 है, ठीक है। अब 2 से काट दो 4 को, कितनी बार कट गया 2 बार, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1176। क्लियर। अब आते हैं एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1176 डिवाइड बाय 6, ये हो गया। यहां से 6 का भाग लगा दो, तो 6 का भाग गया कितनी बार, एक बार, फिर आएगा कितना 57, मतलब 5 7 54 9 बार, फिर आएगा कितना 5 और 36, ये 6 बार। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू कितनी हो गई 196, और 196 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 14 14 का, तो एक्स का मान कितना हो गया ये 14 हो गया, तो ये x का मान आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता करना है यहां से त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। अब त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के कहने का मतलब ये हो गया कि x अगर आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि x आने के बाद तो आंसर आ चुका है। तो 3:4 है क्या, तो 3:4 क्या था, आधार और ऊंचाई है, इसका मतलब ये वाला आधार है और ये वाली ऊंचाई है। तो हमें पता करनी है ऊंचाई कितनी है, तो हमें 4x का मान निकालना है। तो 3 × 14 कर दो इसको, और इसको कर दो 4 × 14, तो 3 × 14 का हो गया कितना 42, और 14 × 4 का हो गया कितना 56। तो इसका मतलब है आधार ये है और ऊंचाई ये है। अब आपको ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई देख लो, ये हो गया कितना 56 सेंटीमीटर। डन। तो ऐसे किया करो सवाल को, बिल्कुल बेसिक से, जब भी सवाल करो बिल्कुल बेसिक चीजें भी समझो कि ये एक्स क्यों लगाया जाता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, उसके लिए दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है। तो दो त्रिभुज है जिनके क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। अब इनके आधार का अनुपात क्या होगा, तो ये अनुपात के बेस पर लिखा है। तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो कैसे लिखेंगे फिर, तो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल अनुपात दे रखा है तो अनुपात निकलेगा दो तरीके दोस्तों। अगर कभी क्षेत्रफल के अनुपात दे रखे हो ना, तो जैसे एक एक्स है दूसरा वाई, तो आप एक्स और वाई इधर इधर लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो एक्स और वाई ऐसे भी लिख सकते हो, x बटा y वो एक ही बात है। तो इसका मतलब देखो, अगर x अनुपात y लिखोगे कि ये त्रिभुज के क्षेत्रफल है, तो बराबर फिर इधर लिखना पड़ेगा क्षेत्रफल है क्या है। और अगर बटा बटी में ऐसे लिखोगे तो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ऊपर इसका क्षेत्रफल नीचे, ऐसा लिख सकते हो। तो मैं आपको लिख के बताता हूं, देखो कैसे। जैसे दिया है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल, तो 1/2 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, अपॉन में वापस 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, ये आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन कौन सा, ये पहले वाला आधार, पहला त्रिभुज की बात हो रही है, ये पहले वाली ऊंचाई, ये दूसरे त्रिभुज का आधार, ये दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई बराबर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है इसमें, वो सब चीजें लिखते हैं। दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 4/3, ये 4:3 मतलब वही 4/3 दे दिया। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब यहां से जो कॉमन है उसे हटा दो, जैसे 1/2 इधर भी 1/2 इधर भी, ये हटा दो। उसके बाद हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ऊंचाइयों का अनुपात 3:4। तो ऊंचाइयों का अनुपात गिवन है, तो ऊंचाइयों की जगह अनुपात लिख दो जो उसने दिया है। तो यहां पर ऊपर हो जाएगा आधार 1
इंटू ऊंचाई 1, ऊंचाई 1 मतलब पहली वाली ऊंचाई, कितना हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अपॉन में देखो, अपॉन में आधार है, आधार का आधार लिखा सेकंड वाला, और यहां से इसकी ऊंचाई कितनी है, 4 है, और इक्वल में कितना है, 4/3, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस नीचे वाले को इधर क्रॉस गुणा करेंगे, इसको इधर क्रॉस गुणा करेंगे, तो यहां से दोनों क्रॉस हुआ, तो ऊपर से कौन आया, आधार, आधार 1 अपॉन आधार 2, इक्वल में कितना हुआ, 4 × 4 16, और 3 × 3 कितना हुआ, 9, तो 16/9 हो गया। अब आधार का अगर अनुपात पता करना है तो आधार 1 अनुपात आधार 2, तो आधार का अगर अनुपात निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका आंसर फर्स्ट वाला, इसका आंसर नीचे वाला, मतलब आंसर तो आ चुका है, बस लिख रहा हूं यहां से कि भाई ऊपर वाला 9 है और नीचे वाला जो दिया है वो, सॉरी ऊपर वाला 16 है, नीचे दिया है वो 9 है, तो आंसर क्या हुआ, 16:9, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, चलो आगे बढ़ते। आगे लिखा है 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी को, तो 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा जाता है कि यह 40 फीट ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है। अब समझो, अगर जैसे मान लो ये सीढ़ी है, अब 50 मीटर ऊंची, चलो यहां से दिख नहीं रहा होगा आपको, ब्लैक कलर, हाँ ये पेन मान लो, ठीक है। अब 50 मीटर ऊंची सीढ़ी है और अगर एक गली में है और 40 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है, अब इसका क्या मतलब हुआ, वो इसका मतलब है कि 40 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है, और सवाल तो कह रहा है कि 50 मीटर लंबी है तो फिर 40 तक क्यों पहुंच रही है, क्योंकि इस सीढ़ी को खड़ी नहीं कर रखा होगा, उसको क्या कर रखा होगा, थोड़ा झुका रखा होगा, तो इससे क्या हुआ, झुकाने पर हाइट जो है वो हाइट क्या हो जाती है, थोड़ी डाउन हो जाती है। तो इसका मतलब झुकाने पर इस तरह से झुका रखी है कि इधर कोई अगर बिल्डिंग है तो उसके 40 फीट के हाइट तक वो सीढ़ी पहुंच पा रही है, ठीक है। तो यहां से बनाता है, देखो कैसे, तो एक गली है, उस गली में, तो यहां से मान लेता हूं मैं 50 मीटर ऊंची सीढ़ी है, लेकिन वो पहुंच कहां तक पा रही है उसकी बात करते हैं। तो ये यहां मान लो कोई बिल्डिंग है, मकान है, ठीक है, तो यहां से लिख देते हैं ये खिड़की यहां ऊपर। अब वो सीढ़ी इस तरह से रखी हुई है, इस तरह से रखी है, वो सीढ़ी यहां टच हो रही है। मैं सीढ़ी का कलर बता दूं आपको, ये मान लेते हैं सीढ़ी को, ठीक है, ये सीढ़ी है, तो यहां लिख देता हूं ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, और जिसकी लंबाई, सीढ़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों, 50 है, लेकिन ये पहुंच कहां तक पा रही है, ये है 40 क्या है, फीट, तो 40 फीट ऊंचाई तक पहुंच पा रही है, यहां पर है खिड़की, ऐसे इस तरह से है सवाल। क्लियर, अब आगे क्या लिखा है, इसके पांव को, बोले तो किसके, सीढ़ी के, तो इसके पांव को उसी स्थान पर रखते हुए सीढ़ी को दूसरी तरफ बोले तो इस तरफ घुमाने पर वह 30 फीट ऊंचे स्थान तक पहुंचती है। अच्छा, मतलब सीढ़ी को यहां बेस तो यहीं रखना है, लेकिन पकड़ के सीढ़ी को इधर ले जाओ, तो इधर ले जाने पर 30 फीट ऊंचे स्थान पर ही जाती है। इसका मतलब है इसको और थोड़ा सा झुकाओ, तो जितना झुकाओगे, जैसे ये लाइन है, अब इस लाइन को जितना नीचे करोगे उसकी हाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लंबाई सीढ़ी की वही रहेगी, हाइट कम होती जाएगी। तो अब देखो यहां से मान लेते हैं अगर 30 फीट है तो ये 30 फीट हो गया, तो ये 30 फीट यहां पर, अब इस सीढ़ी को इस तरह से झुकाओ तो यहां से झुकाने पर सीढ़ी आएगी यहां तक, ऐसे, तो यूं मानो ये वाली सीढ़ी, तो इस सीढ़ी के पांव यहीं रख दिए हैं, और यहां से यहां तक झुकाने पर ये यहां कवर कर रही है कितना, 30 फीट ऊंचाई को, तो ये हो गया 30 फीट ऊंचाई। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, अच्छा सीढ़ी की लंबाई वही है, ठीक है, सीढ़ी की लंबाई चेंज नहीं हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, इसके पांव को उसी स्थान पर रखते हुए घुमाने पर 30 फीट ऊंचे स्थान पर पहुंचती है, तो गली की चौड़ाई क्या है ये पता करो। तो गली की चौड़ाई निकालने बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहां पर जिन्हें लंबादार कर्ण पता है वो कर लेगा, दूसरा जिसको डायग्राम बनाना आता हो वो आराम से कर लेगा। तो यहां से करना क्या है, हमें बताना है यहां पर चौड़ाई किसकी, गली की चौड़ाई, गली की चौड़ाई कहां से कहां तक है, तो यहां से यहां तक, ये है गली की चौड़ाई जो हमें पता करनी है। अब आते हैं इस त्रिभुज में, तो देखो इस त्रिभुज में यहां कर्ण कितना है 50, ये कितना है परपेंडिकुलर लंब 40, तो बची हुई भुजा कितनी होगी, तो आप सब जानते हैं दोस्तों, आगे हमने पढ़ा था लंब आधार कर्ण, और उसके अंदर पढ़ा था 3 4 5, मतलब 3 और 4 लंब आधार हो जाए तो कर्ण 5 आता है, तो 3 4 5 ही है, बस पीछे 0 तो लगा है, इसका मतलब 4 ये है ना, 5 है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 3, और इसके पीछे भी लग जाएगा 0, इसका मतलब यहां से यहां तक ये हो गया कितना 30, तो यहां से ये भुजा आ गई हमारे 30। अब आते हैं इस त्रिभुज की बात करें, जो ये त्रिभुज आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, अब इधर भी कर्ण 50 है, इधर भी यहां परपेंडिकुलर इस बार कितना 30 है, अगर ये 30 है तो इसका मतलब फॉर्मूला तो वही है 3 4 और 5, तो 3 4 5 0 तो एक्स्ट्रा लगी है, इसका मतलब हुआ कि यहां से अगर यहां की बात करें तो ये कितना हुआ 40 हो जाएगा।
तो यहां से ये 30 है और यहां से ये 40 है। अब आपसे पूछा टोटल गली की चौड़ाई कितनी है, तो टोटल गली की चौड़ाई 40 + 30 हो जाएगा, और 40 + 30 कितना हो गया 70, तो ये हो जाएगा आपका 70 फीट। तो ये है, बहुत अच्छा सवाल था, मतलब डायग्राम बनाना आना चाहिए मेन तो, बाकी इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि इस सवाल में देखा जाए तो 3 4 5 3 4 5 इतना तो सबको आता है। ठीक है, तो सवाल था ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। चलो आगे बढ़े और चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप, तो समकोण त्रिभुज है वापस सेंटीमीटर में, लगातार आने वाले पूर्णांक मतलब कोई इंटीजर्स हो जो लगातार आ रहे हो द्वारा की जाती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब कंटिन्यू अगर नंबर आ रहे हैं तो ऐसा आपको लेके देखना है समकोण त्रिभुज में। अगर आप बिल्कुल बेसिक में जाओ कि हमें कुछ आता ही नहीं है, अगर वहां से लेना चाहो कि हमें अगर कुछ नहीं पता है तब, वैसे आंसर आप सबको याद आ चुका होगा कि सेट वो कौन सा, सबको दिमाग में आ चुका होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर हम ऐसा माने कि ये है x, ठीक है, ये है x + 1 मतलब अगला नंबर, और ये है कितना x + 2, क्योंकि कर्ण भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा मान लो वो है। अब आते हैं ये x है, ये x + 1 है, और वो x + 2 हो, तो अब क्या करेंगे, यहां से पाइथागोरस का रिलेशन लेंगे। पाइथागोरस का रिलेशन क्या कहता है पाइथागोरस, के आधार का स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब यहां से x + 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, तो x + 2 का ये होल स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस का सेट के अकॉर्डिंग। अब इसको पूरा सॉल्व करें तो यहां से हो जाएगा x² प्लस x + 1 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, तो यहां से हो जाएगा a² प्लस b² मतलब 1 स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2ab मतलब 2x हो गया। फिर इधर इक्वल की बात करें तो यहां से हो जाएगा a² प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab मतलब कितना हो गया 4x हो गया ऐसे। ठीक है, देन अब देखो दोनों तरफ क्या कॉमन है, तो x² उधर भी है ना, x² इधर भी है, तो x² से x² कैंसिल हो गया। अब इधर देखो और संख्या देखो, जैसा 4x है और 4 है, और इधर देखा जाए तो क्या है 2x और 1 है, इसका मतलब सबको एक तरफ लाना पड़ेगा, तो उनको इधर लेके आ जाओ ताकि ये सब एक तरफ आ जाए। तो यहां से हो जाएगा x², फिर यहां से 1, ये 1 है, उधर का 4 है, 4 इधर आएगा, तो यहां से करते हो प्लस का तो 1 माइनस का 4। अब आते हैं प्लस का 2x, तो उधर से आएगा माइनस का 4x, और इक्वल टू क्या होगा 0। और हम कहां जा रहे हैं ये भी जाना, द्विघात समीकरण में। अब आते हैं x², और फिर यहां से है -3। अच्छा ये क्यों करवा रहा हूं उसका रीजन बताऊंगा आगे आपको। तो माइनस का 2x इक्वल टू 0, ठीक है। और द्विघात समीकरण कहता है कि हमेशा x² वाला आगे, उसके पास में x वाला, और फिर कौन सा रखो जो बिना x वाला है, ताकि यहां से पैटर्न जो है वो बिल्कुल फिक्स सेट रहे ऐसा। और हमें अब निकालना है x की वैल्यू, तो ये है द्विघात समीकरण जिससे हमें निकालना है x की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको मैं उस साइड ले लेता हूं कि x की वैल्यू कितनी होगी। चलो आ जाओ यहां पे, अब आते हैं देखते हैं यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी। कैसे करते हैं द्विघात समीकरण, फर्स्ट और थर्ड का गुणा करते हैं। तो फर्स्ट में कुछ नहीं मतलब 3 का 3 का इस तरह से गुणा करो कि यहां घटाने पर 2 आ जाए, तो 3 का गुणा 3 × 1, 3 में से 1 घटाओगे 2 आ जाएगा आराम से, और गुणा करने से भी आ जाएगा। अच्छा 3 जो है यहाँ माइनस का 2 चाहिए, तो इसको माइनस का करो, तो इसको प्लस का कर दो, तो माइनस का 3 प्लस का 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा माइनस का। अच्छा फाइनल आंसर लाने के द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, तो फाइनल आंसर लाने के लिए इसके साइन को चेंज कर देते हैं। तो साइन को चेंज करो मतलब माइनस का 3 को कर दो प्लस का 3 और माइनस का 1। अब कोई भी अगर भुजा है तो भुजा माइनस में तो होने से रही, इसलिए यहां काट दो, तो यहां से नंबर कितना आया 3 आया। इसका मतलब x का मान आपके 3 आया है। तो x का मान 3 आया है, तो ये 3 है, 3 + 1 ये 4 है, और x + 2 मतलब ये 5 है। अब आप समझो कि जिन बच्चों को लंब आधार कर्ण के फॉर्मूले याद है, वो सोचो ये इतना बड़ा द्विघात समीकरण आधे लोग तो जाएंगे ही नहीं, अभी देखते देखते बहुत सारे हो चुके होंगे कि यार इतना बड़ा कौन करेगा। तो इसलिए बेसिक चीजें समझो। अगर आपको लंब आधार कर्ण की बात करो तो सबसे पहला आपको क्या पढ़ाया मैंने, 3 4 5 ही पढ़ाया है। तो कंटिन्यू नंबर हो गए 3 4 और 5, इसका मतलब कंटिन्यू नंबर है तो हो गया ना आपका काम तो वही। लेकिन यहां पर अगर आप इस तरह से लोगे तो आप देखो आपका सवाल कहां से कहां तक जा रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, हो सकता है कभी आपका ऐसा काम भी पड़े, तो हो सकता है कभी काम पड़े तो आप कैसे करो ये भी आपको आना चाहिए, इसलिए ये बताया। लेकिन अभी एक पॉइंट और है, मतलब अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तो एक तो हो गया ये, चलो अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो यहां से साइड में आ जाता हूं। अच्छा एक और ये 2 रहेगी आपके साथ में, आजन भाई क्यों परेशान कर रहा है। चलो अब बात करते हैं, आपको और बताना कुछ, और वो ये बताना है कि अभी जो आपने यहां भुजाएं लेना, अब देखो ये तो हो गया पूरा, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से।
अब देखो इस फॉर्मूले में यहां से जो मैंने भुजाएं लिए तो वो भुजाएं नहीं लेकर, ठीक है, समझना बेसिक चीजों को, थोड़ा सा गणित की। अगर मैं यहां पर लेता हूं 3 भुजाएं हैं और 3 भुजाएं 3 कंटिन्यू नंबर है, 3 कंटिन्यू नंबर के लिए अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, पहली संख्या को x मानते हैं, दूसरी को x+1 और तीसरी को x+2, ये लेते हैं अगर कंटिन्यू 3 नंबर आ जाए तो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे 3 कंटिन्यू नंबर को मत लिया करो, इसकी जगह दूसरा तरीका लिखो, और वो तरीका ये है कि सेंटर वाले को x माना करो, जो सेंटर में होता है उसको x मानो। अब क्या होगा, इससे जो पीछे आ जाए तो पीछे एक नंबर कम पड़ जाएगा, और आगे जाओगे तो आगे एक नंबर बढ़ जाएगा, तो x+1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इससे क्या फायदा होगा, आपको पूरा सवाल सॉल्व करके बता रहा हूं। तो सेंटर को x लो, इधर x-1 है और आगे जाओगे तो x+1 है। अब आते हैं इस सवाल में, अगर इसको किसी को भी x मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस ध्यान ही रखना सबसे बड़ी भुजा कर्ण में जाएगी, तो सबसे बड़ी भुजा तो x+1 कर्ण में जाएगी। अब यहां पर भले मैं इसको x लिख दूं तो ये हो जाएगा x-1, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पर लिखा। अब आते हैं पाइथागोरस का रूल। पाइथागोरस कहता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर। अब देखते हैं अब हम कहां जाके रुकती है हमारी गाड़ी। तो x² हो गया प्लस यहां से a - b का होल स्क्वायर करो तो a² प्लस b², क्योंकि माइनस है प्लस 2ab, तो माइनस का 2ab 2x इक्वल टू, इधर देखते हैं x का x² प्लस फिर b का स्क्वायर 1 का 1 हो गया प्लस 2ab, तो 2ab से 2x ये हो गया। अब आप चेक करो जो दोनों तरफ है उसे हटाओ, तो x² इधर है, x² इधर है, ये हट गया। अब देखो माइनस का 2x है और उधर किसका है, प्लस का 2x है, और यहां पर 1 है और वहां 1 है। अच्छा, इधर भी प्लस का 1 है उधर भी प्लस का 1 है, तो प्लस से प्लस तो कट जाएगा, क्योंकि प्लस का 1 जब इधर आएगा तो माइनस का 1 ही तो बनेगा, इसका लो वो कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है वो देखो आप, अब x² इधर है, ये x² हो गया, ठीक है। अब इस माइनस के 2x को अगर आप उधर भेज देते हो तो देखो कितना होगा, तो माइनस का 2x उधर जाएगा तो प्लस का 2x उधर पहले से है, तो माइनस का उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4x हो गया। क्लियर। अब देखो दोनों आमने सामने आ गए, अब आमने सामने है तो x का स्क्वायर और उधर x है, तो एक x से एक x काट दो। अब यहां से हमारे पास क्या बचा, x = 4 बचा है, तो x = 4 है, मतलब x यहां से हमारा x का मान आ चुका है, और अगर x का मान आ चुका है तो इसका मतलब सवाल तो हो गया हमारा। तो x का मान यहां पर ये 4 आ चुका है, तो ये है 4 से कम, 4 से कम कितना 3, और ये है 4 से ज्यादा कितना हुआ 5। इसका मतलब सवाल देखो कहीं द्विघात समीकरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए द्विघात समीकरण से बचने के तरीके हैं जो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल मैथ्स में बहुत जगह काम आएंगे कि 3 कंटिन्यू नंबर लेने हो, अगर 2 कंटिन्यू सम संख्या लेनी है तो आप क्या लोगे, 2 कंटिन्यू सम संख्या लेनी हो तो हमेशा ऐसे ध्यान ना, एक को x-1 लेना और एक को x+1 लेना, ताकि 2 का गैप भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि x हमने नहीं लिया, तो यहां से यहां 1 का गैप, यहां से यहां 1 का गैप, तो यहां से यहां तक टोटल कितना गैप हो गया 2 का, तो इससे आप द्विघात समीकरण से बच जाओगे। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या है, यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB 8 सेंटीमीटर है और BC 15 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये सवाल ऑलरेडी हमारा आगे आ चुका था, आपको ध्यान हो तो चलो देख लेते हैं। एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में ABC, तो ABC यहां से शुरू करते हैं A, फिर यहां B और फिर यहां C, ABC हो गया। AB भुजा है 8 सेंटीमीटर, ये AB भुजा 8 सेंटीमीटर है, और BC भुजा जो है वो 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और AC जो है वो AC ज्ञात करना है, बोले तो कर्ण ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। अभी आपको पता है कि लंब आधार कर्ण का ऑलरेडी मैंने आपको पैटर्न बता रखा था कि यहां पर कर्ण ज्ञात करना, लेकिन इसने पूछा है क्या है, इसने तो क्षेत्रफल पूछा है, और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हो तो इसका मतलब कर्ण ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल में तो कर्ण आता ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये सवाल तो बिल्कुल बच्चों जैसा हो गया, तो 2 से 8 कट गया 4 बार, और 15 इंटू 4 कितना हो गया 60, तो 60 किसके अंदर है सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर सेकंड वाला 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलो अगला सवाल देखते हैं। और आगे लिखा है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण, वाह ये बहुत सही था, राइट एंगल्ड आइसोसाइकल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो अब आते हैं सबसे पहले तो ट्राइंगल पे आते हैं, ये हो गया आपका ट्राइंगल, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आपको क्या दिया है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब समकोण का मतलब तो हो गया 90 डिग्री। अब समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मतलब होता है, समद्विबाहु का मतलब है सम
द्वि दो बाहु भुजा। इसका मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर हो, और कर्ण कभी किसी के बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये और ये भुजा दोनों बराबर हो सकती है, वो बराबर नहीं हो सकती। ये बोल रहा है उसका कर्ण 5 है, तो कर्ण 5 है, तो इसका मतलब ऐसा कोई सेट हमने पढ़ा ही नहीं है कि दो भुजा सेम रखी हो और तीसरी वाली 5 आ जाए। तो अब यहां क्या करेंगे हम, देखो इसको मान लेते हैं x और इसको भी क्या मानना पड़ेगा x, क्योंकि दोनों सेम है और कर्ण कितना है 5। तो पहले हम चलते हैं पाइथागोरस के पैटर्न पे। तो पाइथागोरस ने क्या कहा है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो सबसे पहले आधार कितना है एक्स स्क्वायर, फिर आ जाए लंब कितना है एक्स स्क्वायर, फिर कितना है कर्ण हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, और इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 और बटा में 2 हो जाएगा। ये हुआ किसका मान, एक्स स्क्वायर का मान। अब एक बार इसको यहां रोकते हैं, एक्स स्क्वायर हमारे पास आया, एक्स का मान निकालना होगा तो आगे रूट करेंगे। लेकिन अब आता है कि पूछा क्या है, इसने पूछा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अब हमारे पास दो तरीके, आप चाहो तो समद्विबाहु त्रिभुज से भी यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला ज्यादा इजी था, हम वही लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब 1/2 जो है, 1/2 और आधार कितना है दोस्तों, तो आधार इंटू ऊंचाई। अब बेस मतलब ये है x और ऊंचाई क्या है x, हमें इसका आंसर ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हुआ 1/2 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, हमें इसका आंसर ज्ञात करना है। और यहां से देखो यहां पर हमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का मान तो पता है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/2 है, तो एक्स स्क्वायर का मान यहां जाके रख दो तो हो गया ना हमारा काम। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो मान पता है उसको वहां रख दो, तो एक्स स्क्वायर का मान रख देते हैं यहां से 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर 25/2, ये हो गया 25/2। ठीक है, कोई नहीं कट रहा है, तो ऊपर 1 का 25 से गुणा 25 और नीचे 2 इंटू 2 का गुणा कितना हुआ 4, इसका मतलब हुआ 25/4। और किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्षेत्रफल 25/4। और अगर माना कि भाग लगाना चाहो तो 6.25 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल जब भी आ जाए, बहुत अच्छे सवाल होते हैं ऐसे, तो ध्यान ना, यहां पर दोनों पैटर्न यूज कर सकते हो, समकोण का भी और समद्विबाहु त्रिभुज का भी। क्लियर, तो ये है आपका त्रिभुज का सिर्फ बेसिक, मतलब स्टार्टिंग त्रिभुज है क्या है। अभी इसमें समकोण त्रिभुज वगैरह सब बाकी है, लेकिन आपको मैंने क्या बोला, रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन मस्त पढ़ो, मजेदार पढ़ो, ताकि आपको कहीं भूलने की बीमारी नहीं लगे, और ये भी नहीं लगे कि बहुत ज्यादा लोड हो जाए कि आज ज्यादा पढ़ लिया। बस बेसिक छोटे छोटे सवाल पढ़ो, और मैं जिस तरह के सवाल पढ़ा रहा हूं उस तरह के सवाल आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं एक टॉपिक को कभी भी एक वीडियो में खत्म नहीं करता हूं। एक टॉपिक को कम से कम 1 2 3 पार्ट बनाता हूं, ताकि 3 पार्ट में पढ़ेंगे तो जितना हो सकता है, मैं खुद जितना हो सकता है उतने सवाल लाने की कोशिश करता हूं। अलग अलग एग्जाम में कहीं पूछे हुए हो, अलग अलग कहीं सवाल बनते हैं, वो सब, जिससे आपको हर तरह का सवाल पढ़ने को मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।